सुपर आर्यन एपिसोड 111 से लेकर 115 तक। जब महाराज हर्ष ने कहा कि आर्यन का परिचय वो देंगे तो सभी लोगों में बातें शुरू हो गई कि महाराज आर्यन को कैसे जानते हैं। लोगों के बीच शोर जैसा माहौल बन गया था। जब महाराज ने सभी को शांत कराया और बोलना शुरू किया, आप सबको मालूम होगा कि आज से 16 साल पहले मेरी शादी विश्वलोक की एक लड़की से हुई थी। उसके बाद हमें एक बेटा हुआ था, लेकिन उसी दिन विश्वलोक के एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी और मेरे बेटे पर हमला कर दिया था। उसके बाद आप सबको ये सूचना दी गई थी कि हमारा बेटा मारा गया, लेकिन ये सच नहीं था। उस दिन महारानी अरुणिमा ने अपने बेटे की रक्षा की और विश्वलोक के उस योद्धा का पूरा हमला अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण हमारा बेटा बच सका। महाराज हर्ष की इतना कहते ही लोगों के बीच बात फिर से शुरू हो गई। क्या कहा महाराज ने उनका बड़ा बेटा जिंदा है और उसका आर्यन से क्या संबंध है? क्या वो आर्यन है? राजपरिवार के वो सदस्य जो इस सच को नहीं जानते थे वो बड़े ही आश्चर्य में थे। यहाँ राज्यसभा के सभी सदस्य आश्चर्य में महाराज को देखे जा रहे थे। रंगभूमि में सिर्फ 2 लोग थे जिन्हें ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, वो थे महारानी योगिता और राजकुमार हर्षित। सभी को फिर से शांत करते हुए महाराज ने खुशी से कहा, आप सब ने सही अनुमान लगाया है। आर्यन ही हमारा बड़ा बेटा है और राज्य का भविष्य। हमारे बेटे की शक्ति तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, और जब तक आर्यन है हमारा कौशाम्बी राज्य सुरक्षित है हर शत्रु से। महाराज हर्ष की बातें खत्म होने के बाद कुछ समय तक पूरे रंगभूमि में सन्नाटा छाया रहा। तभी एक व्यक्ति उठा और बोला, युवराज आर्यन की जय हो। उस व्यक्ति के बोलते ही पूरे रंगभूमि में आर्यन के नाम के जयकारे लगने लगे। किसी को महाराज हर्ष की बातों पर संदेह नहीं था। सब खुश थे अपने युवराज को देखकर, लेकिन कोई था जो दुखी और गुस्से में था। जो था आर्यन के दोनों चाचा। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाराज हर्ष ने 16 वर्षों तक उन्हें इस सच से दूर रखा। अपनी बातें खत्म करने के बाद महाराज ने महामंत्री को प्रतियोगिता खत्म होने की घोषणा करने को कहा। महाराज का आदेश मिलते ही महामंत्री सामने आए और बोले, ये प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। जो प्रतिभागी सर्वश्रेष्ठ 10 में आए हैं उन्हें उनके ठीक होने के बाद राज्यसभा में पुरस्कार दिया जाएगा। महामंत्री की बात खत्म होने ही महाराज हर्ष, महारानी योगिता, आर्यन और हर्षित के साथ वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे रंगभूमि से बाहर निकल गए, लेकिन सभी के जुबान पर अभी भी आर्यन का नाम था। धीरे धीरे आर्यन की सूचना पूरे राज्य में फैल गई। जो भी सुनता आश्चर्य में पड़ जाता कि उनका युवराज विश्वलोक के विष से भी सुरक्षित रहा, वो भी जन्म से समय ही। प्रतियोगिता समाप्त हुए 1 दिन बीत गए थे। अब तक आर्यन की सूचना कौशाम्बी के पड़ोसी राज्य तक भी पहुंच गया। उन्होंने आर्यन की जानकारी लेने के लिए अपने गुप्तचर कौशाम्बी राज्य भेज दिए थे। आर्यन के दोनों चाचा भी अपने लोगों को आर्यन के पीछे लग चुके थे, लेकिन आर्यन तो महल से निकला ही नहीं था। वो अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। आर्यन अपनी माँ और छोटी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसके साथ हर्षित भी था। वो सब महारानी अरुणिमा के कमरे में थे। तभी वहां एक सैनिक आया और बोला, युवराज की जय हो। युवराज, आपको महाराज ने राज्यसभा में बुला रहे हैं। उस सैनिक की बात सुनकर आर्यन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक, तुम चलो, हम आते हैं। आर्यन के इतना कहते ही वो सैनिक वहां से चला गया। उस सैनिक के जाने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और अपनी दोनों मुंह से बोला, हम चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन कमरे से निकल गया। दूसरी ओर राज्यसभा में महाराज हर्ष सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी राज्यसभा के सदस्य अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। महाराज के दाएं ओर महामंत्री और बाएं ओर सेनापति बैठे थे। महाराज के दाईं तरफ महामंत्री की जगह और महाराज के सिंहासन के बीच एक खाली आसन था जिस पर कोई बैठा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि राजपरिवार के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे, दादा महाराज को छोड़कर। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी आर्यन के आने की घोषणा हुई। आर्यन के आने की घोषणा को सुनकर सभी राज्यसभा के द्वार की तरफ देखने लगे। तभी सभी के सामने आर्यन शाही कपड़ों में सभा में प्रवेश किया। सभी की नजर उसी पर ही थी। सभा में आते ही आर्यन ने अपने पिता को प्रणाम किया। उसके बाद सभा के सदस्य को प्रणाम किया। सभी को प्रणाम करने के बाद आर्यन बोला, पिताजी, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? हाँ युवराज आर्यन, हमने आपको बुलाया है क्योंकि अब आप इस राज्य के युवराज हैं। इसलिए अगर आप राज्य में उपस्थित है उस वक्त आपको राज्यसभा में उपस्थित रहना होगा, यही नियम है। महाराज हर्ष ने कहा, माफ कीजिए पिताजी, मुझे मालूम नहीं था। आर्यन ने इतना बोला ही था कि अमरेंद्र कटाक्ष भरे स्वर में कहा, पता कैसे होगा, कभी जीवन में राज्यसभा गया होगा। उसने इतना कहा ही था कि उसके पिता हरेंद्र राठौर उसे गुस्से में देखने लगे। वही आर्यन अमरेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, राज्यसभा तो नहीं गया हूं कभी, लेकिन जिस परिवार में रहूं वो किसी राजपरिवार से कम नहीं था। आर्यन की बात सुनकर अमरेंद्र गुस्से में आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पिताजी ने उसे शांत किया। जब अमरेंद्र शांत हो गया उसके बाद महाराज हर्ष ने कहा, आर्यन, तुमसे मिलने साम्राज्य के गुरुकुलों के प्रतिनिधि आए हैं। महाराज के इतना कहते ही कुछ लोग खड़े हो गए। ये सब गुरुकुलों के प्रतिनिधि थे। वो कुल 5 लोग थे। पहला व्यक्ति बोला, आर्यन, मैं भैरवनाथ हूँ, मैं वरुणदेव गुरुकुल से आया हूँ। इतना बोलकर उन्होंने एक स्क्रॉल दिया और बोले, हमारे गुरुकुल के सदस्य बनने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, वो इस स्क्रॉल में लिखा है।
उसके बाद दूसरे व्यक्ति उठा और अपना परिचय देकर एक स्क्रोल दिया। ऐसे ही बारी बारी से सभी ने आर्यन को ऑफर दे दिया। उन सब के स्क्रोल लेने के बाद आर्यन बोला, हमें कुछ समय दीजिए, पहले मैं इन सबको देख लूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मैं किस गुरुकुल में जाना चाहता हूँ, मेरे पास कितना समय है। आर्यन का सवाल सुनकर एक प्रतिनिधि बोला, गुरुकुलों में नए सत्र शुरू होने में 1 महीने बाकी है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला 2 दिन में ही हमें बताना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद हम अपने अपने गुरुकुल लौट जाएंगे। उस प्रतिनिधि की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, हम आपको 2 दिन में अपना फैसला सुना देंगे कि हम किस गुरुकुल में जाना चाहते हैं। आर्यन से बात करने के बाद सभी प्रतिनिधि वहां से लौट गए। उनके लौटने के बाद महाराज हर्ष ने महामंत्री की ओर देखा और बोले, महामंत्री जी, क्या और कोई कार्य है जो सभी के समक्ष रखनी है? महाराज की बात सुनकर महामंत्री ने कहा, जी महाराज, एक और कार्य है जो विशेष है। इतना बोलकर महामंत्री कुछ पल चुप रहे, उसके बोले, महाराज के उत्तरी सीमा के गांव पर लुटेरों का खतरा बढ़ गया, वो आते हैं और लूटकर वही पास के जंगल के छुप जाते हैं। उस जंगल में आज तक जो भी गया मारा गया, वो लुटेरे बहुत शक्तिशाली है। महाराज, महामंत्री की बात सुनकर महाराज ने सेनापति की ओर देखा और बोले, सेनापति, क्या आपने सेना की टुकड़ी नहीं भेजी? महाराज की बात सुनकर सेनापति बोले, महाराज, भेजी थी, लेकिन एक भी लुटेरा हाथ नहीं लगा, ऊपर से हमारे कई सैनिक मारे गए। सेनापति की पति की बात सुनकर महाराज कुछ सोचने के बाद बोले, क्या हमारे पास कोई उपाय है? किसी के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। महाराज की बात सुनकर सभी सदस्य सोच में पड़ गए। तभी आर्यन उठा और बोला, पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। आर्यन की बात सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। महाराज हर्ष आर्यन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या उपाय है? पिताजी, हम लुटेरे को जंगल में नहीं पकड़ सकते, हम उन्हें तभी पकड़ सकते हैं जब वो गांव लूटने आए, तभी पकड़ना संभव है। आर्यन की बात सुनकर सेनापति बोले, लेकिन युवराज, जब हम गांव में होते हैं वो लुटेरे नहीं आते हैं। यही तो बात है सेनापति जी, उस गांव में जरूर कोई लुटेरों का खबरी है, इसलिए हमें गुप्त रूप से वहां किसी को भेजना होगा और हम ज्यादा आदमी भेज भी नहीं सकते हैं। अगर एक दिन में ज्यादा लोग गांव में दिखे तो वो लुटेरे पहले ही सतर्क हो जाएंगे, इसलिए हमें कुछ गिने चुने योद्धा को ही भेजना होगा जो अकेले ही कईयों को हरा सके, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी सोचने लगे। तभी महाराज बोले, आर्यन, उपाय तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन हम ऐसे योद्धा कहाँ से लाए जो अकेले कईयों का सामना कर सके? मालूम नहीं उस लुटेरों का शक्ति स्तर क्या है। महाराज की बात सुनकर कुछ सोचकर आर्यन बोला, ठीक है, अगर कोई ऐसा योद्धा नहीं है तो मैं जाऊंगा उन लुटेरों का आतंक खत्म करने। आर्यन की बात सुनते ही महाराज बोले, नहीं, तुम नहीं जाओगे, पता नहीं वहां कितना बड़ा खतरा है, और तुम अभी तो घर लौटे हो और अभी जाने की बात करते हो। सभी आर्यन को ही देख रहे थे। आर्यन की बातों को सुनकर कुछ लोग खुश थे और मन ही मन बोल रहे थे कि महाराज इसे जाने दो। वे वो लोग थे आर्यन के चाचा के पक्ष में थे, वही कुछ लोग चिंतित भी थे। अपने पिता को चिंतित देखकर आर्यन बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी अपने मुझे युवराज घोषित किया, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा के मुसीबतों को खत्म करूं। आर्यन के समझाने पर महाराज बोले, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कुछ सैनिक अपने साथ ले जाओ। नहीं पिताजी, सैनिक साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा, आर्यन ने कहा। लेकिन आर्यन, तुम उन लुटेरों का सामना अकेले कैसे करोगे? महाराज ने कहा। महाराज की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि सेनापति ने कहा, महाराज, हम ऐसा क्यों नहीं करते, युवराज के साथ 1-2 युवा योद्धाओं को भेज दे। सेनापति की बात सुनकर महाराज बोले, वो कौन होंगे? सेनापति, क्या तुम्हारी नजरों में कोई है जो इस कार्य के लिए जा सके? लेकिन ध्यान रहे, उस योद्धा पर जोर जबरदस्ती नहीं हो सके, क्योंकि वो सभी युवा है। इतने बड़े खतरे से डरना स्वाभाविक होगा। महाराज की बात सुनकर सेनापति बोले, महाराज, एक तो मेरा बेटा धनंजय होगा, दूसरा अगर महामंत्री चाहे तो उनका बेटा कार्तिक। सेनापति ने आर्यन के चचेरे भाइयों का नाम नहीं लिया, शायद वो भी जानते थे कि वो सब महाराज और महाराज के पुत्रों से घृणा करने हैं। सेनापति की बात सुनकर महामंत्री बोले, ठीक है, मेरा बेटा भी जाएगा। सेनापति और महामंत्री की बात सुनकर महाराज बोले, तो ठीक है, उन दोनों को बुलाया जाए, हम उनसे खुद बात करेंगे, अगर उन्हें कोई आपत्ति हुई तो हम उन पर दबाव नहीं डालेंगे। महाराज के आदेश पर एक सैनिक सेनापति के घर तो एक सैनिक महामंत्री के घर उनके बेटों को बुलाने के लिए भेज दिया गया। कुछ समय में धनंजय और कार्तिक सभा में उपस्थित हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। महाराज उन दोनों को घबराते देखकर मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं, तुम दोनों से कोई अपराध नहीं हुआ है, एक विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। महाराज की बातों को सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। उसके बाद कार्तिक बोला, तो हमें क्यों बुलाया गया है? महाराज, क्या कार्य है? कार्तिक की बात सुनकर महाराज बोले, युवराज एक गुप्त मिशन पर जा रहे हैं और तुम दोनों के पिता का कहना है कि युवराज के साथ तुम दोनों भी जाओगे, लेकिन ये फैसला तुम दोनों का होगा, जाना चाहते हो कि नहीं, तुम पर कोई दबाव नहीं है। महाराज की बातों का क्या जवाब देंगे कार्तिक और धनंजय? एपिसोड 112।
जब महाराज हर्ष ने धनंजय और कृतिका से पूछे कि क्या वो आर्यन के साथ जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं कि नहीं, इसके निर्णय उन्होंने उन्हीं पर छोड़ दिया। महाराज की बात सुनकर दोनों ने कुछ पल सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। दोनों जाने के लिए तैयार थे। दोनों को सहमत देखकर महाराज आर्यन की तरफ देखते हुए बोले, तो आर्यन कब निकलोगे तुम सब? कल पिताजी। आज मैं गुरुकुलों के प्रतिनिधियों को क्या जवाब देना है वो सोच लूँ, उसके बाद निकलेंगे। तब तक आप जो भी जानकारी है कार्तिक और धनंजय को बता दीजिए, मैं इनसे सब कुछ जान लूंगा, उसके बाद योजना बनाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन अपनी जगह से उठा और अपने पिता से अनुमति लेकर सभा से निकल गया। आर्यन के जाने के बाद महाराज हर्ष के आदेश पर सभा खत्म हो गई और सभी सदस्य चले गए। सेनापति, महामंत्री, महाराज, कार्तिक और धनंजय को छोड़कर सभी के जाने के बाद सेनापति ने अपना हाथ झटका, जिससे सभा के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल आ प्रकट हो गया। उस टेबल के प्रकट होते ही पांचों व्यक्ति उसके पास आ गए। उसके बाद सेनापति ने एक नक्शा निकाला जिस पर लिखा था कौशाम्बी राज्य सीमा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ कार्तिक और धनंजय को बता दिया। जब सेनापति ने सारी जानकारी दोनों को दे दिया, उसके बाद महाराज दोनों से बोले, अगर तुम दोनों किसी और को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं डालना। महाराज हर्ष की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय ने एक साथ कहा, जी महाराज, हम समझ गए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन गुरुकुलों के द्वारा दिए गए स्क्रॉल को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस गुरुकुल का चुनाव करे। आर्यन कुछ सोच ही रहा था। तभी महाराज हर्ष वहां आ गए। उनको देखकर आर्यन बोला, पिताजी आप यहाँ कोई काम था? अगर काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस मुझे ये जानना था कि तुमने किस गुरुकुल का चुनाव किया है। महाराज हर्ष ने कहा, नहीं पिताजी, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष उसके पास बैठते हुए बोले, मेरे विचार से तुम्हें रत्नाकर गुरुकुल जाना चाहिए। ये एक अच्छा गुरुकुल है और तुम्हारी बहन हर्षित जिस गुरुकुल में पढ़ती है वो इस गुरुकुल से नजदीक है। तुम चाहो तो उससे मिल भी सकते हो। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन अगर मैं रत्नाकर गुरुकुल को चुनूं तो बाकी गुरुकुल वाले बुरा तो नहीं मानेंगे, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष मुस्कुराए और बोले, देखो आर्यन, तुम्हें किसी एक ही गुरुकुल को चुनना है। इस नाते बाकी गुरुकुलों को तुम्हें इनकार तो करना होगा, तो नाराजगी का क्या भय। ठीक है पिताजी, कल सुबह तो मैं निकल जाऊंगा, आप उन्हें मेरा फैसला सुना दीजिएगा, आर्यन ने कहा। अगली सुबह आर्यन अपने राजमहल के द्वार पर खड़ा था। उसके सामने एक काले रंग का घोड़ा था जो दिखने में ताकतवर लग रहा था। उसके बगल में महाराज हर्ष और राजकुमार हर्षित खड़े थे। तभी वहां 4 लड़के आए अपने घोड़ों के साथ। इनमें से 2 को आर्यन जानता था, वो था कार्तिक और धनंजय। बाकी 2 को आर्यन नहीं जानता था। उनके आने के बाद आर्यन ने अपने पिता को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। उन 4 लड़कों के साथ आर्यन और उसके सहयोगियों के घोड़ा तेजी में सड़क पर दौड़ रहा था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद आर्यन ने रुकने का इशारा किया। आर्यन का इशारा मिलते ही आर्यन के सहयोगी रुक गए। रुकते ही कार्तिक बोला, क्या हुआ युवराज, हम रुके क्यों? कार्तिक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, हम राजधानी से दूर आ चुके हैं। अब हमें अपनी योजना बनाकर आगे बढ़नी चाहिए। हो सकता है मेरे किसी शत्रु ने पहले ही उन लुटेरों को मेरे आने की सूचना दे दी हो। आर्यन की बात सुनकर धनंजय बोला, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा युवराज, कोई अपने ही राज्य के खिलाफ क्यों जाएगा? धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, देखो कोई तो होगा जो मुझसे नफरत करता हो, क्योंकि मैं अचानक आकर युवराज बन गया। ठीक है युवराज, हम योजना बना लेते हैं, चलिए उस पेड़ के पास चलते हैं। कार्तिक एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला। कार्तिक के द्वारा दिखाई गई पेड़ की तरफ पांचों चल पड़े। पेड़ के पास पहुंचकर आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, पहले मुझे इन 2 योद्धाओं का परिचय दो। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक दोनों लड़कों का परिचय देते हुए बोला, युवराज ये है सुशर्मा और विराट, ये दोनों हम दोनों के मित्र हैं। सुशर्मा और विराट दोनों शरीर से हष्ट पुष्ट थे, दोनों शक्तिशाली लग रहे थे। आर्यन उन दोनों को देखते हुए बोला, दिखने में तो दोनों शक्तिशाली योद्धा लग रहे हैं। परिचय होने के बाद आर्यन सभी से बोला, मैं यहाँ कुछ करने वाला हूँ, घबराना नहीं और किसी को बताना भी नहीं। भरोसा करके तुम सबके सामने अपना एक राज खोल रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर चारों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद कार्तिक बोले, धन्यवाद युवराज, हम पर भरोसा करने के लिए हम वचन देते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उन चारों के वचन देने के बाद आर्यन ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई और तो उन्हें नहीं देख रहा है। जब आर्यन को कोई नहीं दिखा तब उसके अपना एक पैर पटका, जिससे चारों तरफ मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। ये देखकर चारों लड़के सोचने लगे कि आर्यन ये क्या कर रहा है। आर्यन ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे लेकिन कुछ बोला नहीं। आर्यन के आयामी अंगूठी को छुआ, जिससे आयामी द्वार खुल गया। आयामी द्वार के खुलते देखकर चारों लड़के चौंक गए और आंखें फाड़े द्वार को देखने लगा, लेकिन सभी तुरंत होश में आ गया। होश में आते ही धनंजय बोला, युवराज ये क्या है? आर्यन सभी को देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ये आयामी द्वार है, इसके अंदर एक अलग दुनिया है। इसी द्वार को छुपाने के लिए मैंने ये दीवार बनाया था ताकि कोई देख न सके।
आर्यन का शक सही था कि कोई उस पर नजर रख सकता है। जब आर्यन अपने सहयोगियों से बात कर रहा था, उस वक्त कुछ दूरी से दो व्यक्ति छुपकर आर्यन और उसके सहयोगियों पर नजर रखे हुए, और जैसे ही दीवार बनी वो दोनों देख नहीं पाए कि दीवार के अंदर क्या हो रहा है। जब आयामी द्वार खुल गया तब आर्यन द्वार जाते हुए बोला, चलो चलते हैं। आर्यन की बात चारों ने कुछ पल सोच और अंदर चले गए। अंदर जाते ही द्वार बंद हो गया, लेकिन दीवार वैसी की वैसी ही रही। द्वार के अंदर जाते ही चारों हक्के बक्के रह गए। आयामी दुनिया की सुंदरता देखकर तभी उन सबकी नजर हवेली पर पड़ी। उस हवेली को देखते हुए विराज बोला, युवराज ये महल तो बहुत सुंदर है, क्या ये सब आपका है? विराज की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ ये सब मेरा है, चलो अंदर चलते हैं, बाकी बात अंदर जाकर ही करेंगे। इतना बोलकर आर्यन हवेली के अंदर जाने अलग। चारों लड़के भी आर्यन के पीछे पीछे अंदर जाने लगे। जब चारों अंदर गए तो उन्हें एक सोफे पर ब्लैकी बैठा हुआ दिखा। ब्लैकी को देखकर और उसकी शक्ति को महसूस कर चारों लड़कों ने तलवार निकाल ली, जिसे देखकर आर्यन बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा दोस्त है, ये दुनिया मुझे इसी की वजह से मिली है, चिंता मत करो, अपने अपने हथियार अंदर रख लो। आर्यन की बात सुनकर चारों ने राहत की सांस ली। उसके बाद सभी ब्लैकी के पास गए। ब्लैकी के पास जाकर आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी इन सबसे मिलो, हमारे नए मिशन के सहयोगी। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी चारों लड़कों को देखते हुए बोला, क्या अब तुम्हें भी सहयोगियों की जरूरत पड़ने लगी है? तुम तो अकेले ही पूरी सेना के बराबर हो, तो फिर तुम्हें सहयोगियों की क्या जरूरत थी? बेकार में इन बच्चों की जान खतरे में डाल दी। ब्लैकी की बात सुनकर चारों लड़के ब्लैकी को घूरने लगे। धनंजय ब्लैकी को घूरते हुए बोला, हम बच्चे नहीं है और हम खतरे से नहीं डरते हैं। धनंजय को गुस्से में देखकर आर्यन उससे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ धनंजय, ये ब्लैकी को ऐसे हो बोल रहा है, असल में हम सब इसे सामने बच्चे हैं, हम क्या, हमारे माता पिता भी इससे उम्र में छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सम्मान करो। आर्यन की बात सुनकर चारों लड़के आश्चर्य में ब्लैकी को देखने लगे। ब्लैकी को देखते हुए कार्तिक बोला, युवराज इसकी शक्तियों से ऐसा तो नहीं लगता है कि ये हमारे माता पिता से बड़ा है। कार्तिक की बात सुनकर ब्लैकी उसे देखने लगा और बोला, आर्यन सच बोल रहा है, वो तो मैं पर्वत पर कैद नहीं होता तो आज 10वें स्तर का तिलिस्मी जानवर बन चुका होता। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, तो तुम दोनों जो भी जानते हो हमें बता दो ताकि हम आगे की योजना बना सके। आर्यन की बात सुनकर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और कार्तिक ने एक नक्शा निकाला और उसे टेबल पर रख दिए। उस नक्शे पर कुछ जगहों पर लाल रंग के निशान बनाए हुए थे। उस निशान की तरफ इशारा करते हुए कार्तिक बोला, युवराज ये जो 5 लाल निशान है, ये वो गांव है जहां लुटेरों का खतरा है। इस गांव के नाम है मेऊ, केवट गांव, पुषाण, लोहारिया और मत्स्य गांव, और ये जो एक साथ कई निशान बनाए गए हैं, ये हस्ती गांव है। लुटेरों का यही रास्ता है, इसी गांव से होते हुए वो लुटेरे इन 5 गांव को लूटते हैं और फिर जंगल में छुप जाते हैं। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, क्या वो लुटेरे इस हस्ती गांव को नहीं लूटते हैं? नहीं युवराज, वो लुटेरे इस गांव को नहीं लूटते हैं, पता नहीं क्यों वो इस गांव को ऐसे ही लूटे बगैर चले जाते हैं, कार्तिक बोला। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गांव उन लुटेरों का घर है, हमें गुमराह करने के लिए वो जंगल में चले जाते होंगे और किसी गुप्त मार्ग से वापस गांव में आ जाते होंगे। सकता है कि वो इस गांव को नहीं लूटते ताकि हम समझे कि ये गांव उनका गढ़ है। धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम नक्शा देखो, इन 5 गांव के दोनों तरफ नदी है और एक तरफ जंगल। इन गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एक ही रास्ता है, जिस रास्ते पर हम जाने वाले हैं, और जंगल में भी गहराई में जाने के बाद ये दोनों नदी मिलकर एक बड़ी नदी बनकर जंगल को 2 भागों में बांटती हुई नील समुद्र की तरफ चली जाती है। इसका मतलब ये है, जंगल की गहराई में जाने के बाद रास्ता बंद है और यही हमारे राज्य की सीमा है। इसका मतलब यही हुआ कि ये लुटेरे आसपास के ही है। आर्यन की बात सुनकर धनंजय और कार्तिक साथ बोले, तो हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि ये लुटेरे इस हस्ती गांव के हैं कि नहीं? दोनों की बात सुनकर आर्यन बोला, हम पहले इन गांव में जाएंगे और 1-2 दिन वहीं रुकेंगे ताकि हम उन लुटेरों के बारे में कुछ पता चल सके, और अगर इस बीच उन लुटेरों ने गांव को लूटने की कोशिश को तो हमारे लिए सच का पता लगाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही कार्य करेंगे, कार्तिक बोला, लेकिन एक और बात पर हमें ध्यान रखना है, अभी से हम किसी को उसके वास्तविक नाम से नहीं बुलाएंगे। आर्यन ने कहा, तो हमारे नाम क्या होंगे? विराज ने कहा। धनंजय का नाम पार्थ, विराट का नाम वीर, कार्तिक का नाम भूतेश, सुशर्मा का नाम चंद्र और हमारा नाम रुद्र होगा। याद रहे, इस उद्देश्य से पूर्ण होने तक हमारा यही नाम होगा, भूलना नहीं, आर्यन ने कहा। क्या आर्यन अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा? एपिसोड 113। सभी को उसका नाम बताने के बाद आर्यन उन सब बोला, ये बताओ इन गांव में पहुंचने में कितना समय लगेगा? आर्यन की बात सुनकर धनंजय बोला, अगर लगातार चले तो 3 दिन और रुकते हुआ जाए तो 4 दिन। अगर ऐसा है तो हम 3 दिन में ही पहुंचने, वो भी उड़कर। क्या कहते हो ब्लैकी, हम सबको लेकर उड़ सकते हो? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी बोला, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पांचों को लेकर उड़ सकता हूँ। तो ठीक है, अब सारी योजना बन गई है, तो बाहर चलते हैं। आर्यन इतना बोलकर हवेली से निकल गया। उसके पीछे सभी निकल गए। बाहरी दुनिया में अब भी दीवार खड़ी थी और जो लोग जासूसी कर रहे थे वो थोड़ा करीब आकर निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन वो सब अब भी छुपे हुए थे। आर्यन और उसके सहयोगियों के बाहर आते और द्वार बंद होते ही दीवार नष्ट हो गई। आर्यन और उसके सहयोगियों को देखकर गुप्तचर सतर्क हो गए और आर्यन पर नजर रखने लगे, लेकिन इस बार आर्यन ने महसूस कर लिया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लेकिन आर्यन ने कुछ किया नहीं और ब्लैकी को अपना आकार बढ़ाने को कहा। आर्यन के कहते ही ब्लैकी के शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखकर गुप्तचर के साथ साथ आर्यन के सहयोगी भी आंखों में डर लिए ब्लैकी को देखने लगे। उन सबकी नजरों के सामने ब्लैकी एक छोटे पर्वत के आकार का चीते में बदल गया। जब ब्लैकी का आकार बढ़ गया तब आर्यन ने धनंजय, कार्तिक, विराट और सुशर्मा को पहले बैठने के लिए बोला। आर्यन के कहने पर वो चारों कुछ पल झिझके, लेकिन छलांग लगाकर ब्लैकी पर बैठ गए। ब्लैकी बैठ गया था, इसलिए उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए चारों आसानी से बैठ गए। उन सब के बैठने के बाद आर्यन भी सबसे पीछे ब्लैकी पर बैठ गया। बैठने के बाद सबसे आगे बैठे धनंजय से आर्यन बोला, तुम ब्लैकी की गर्दन पकड़ लो, लेकिन सिर्फ सहारे के लिए दबाना नहीं, और बाकी सब एक दूसरे को पकड़ लो। आर्यन के ऐसा कहते ही सबने वैसा ही किया जैसा आर्यन ने कहा था। सबने एक दूसरे को पकड़ लिया। उसके बाद आर्यन के कहते ही ब्लैकी के बड़े बड़े पंख निकल आए और वो हवा में उड़ गए। हवा में उड़ते ही आर्यन के चारों सहयोगी डर के मारे चिल्लाने लगे, ले कुछ ही समय में शांत होकर हवा का आनंद लेने लगे। वही जो गुप्तचर आर्यन पर नजर रखे हुए थे आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। एक गुप्तचर बोला, भाई अब हम इन पर कैसे नजर रखेंगे, ये सब तो हवा में उड़ गए। दूसरा गुप्तचर बोला, ये युवराज तो बड़ा ही रहस्यमय निकला, एक शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर को पालतू बना रखा है। पहला गुप्तचर बोला, तो अब हम क्या करें, क्या सूचना देंगे महाराज हरेंद्र को। पहले गुप्तचर की बात सुनकर दूसरा गुप्तचर बोला, वही जो हमने देखा, चलो चलते हैं राजधानी वापस और महाराज को सूचना देते हैं। इतना बोलकर दोनों वहां से लौट गए राजधानी की तरफ। वही दूसरी ओर आर्यन और उसके सहयोगी बड़े मजे से हवा में उड़ रहे थे। उनके चेहरे पर हवा की मार पड़ रही थी। 2 दिन बाद आर्यन और उसके सहयोगी एक गांव की सीमा पर खड़े थे। वो सब ब्लैकी की सहायता से 2 दिन में ही 5 गांव में से पहले गांव में पहुंच गए थे। उन सब ने 2 दिन में कुछ समय ही विश्राम किया था, इसी कारण 2 दिन में ही गांव पहुंच गए। ब्लैकी छोटा हो गया था और आर्यन के कंधे पर बैठ हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए पांचों ने गांव में प्रवेश किया। गांव के बाजार में इस वक्त काफी हलचल थी। दोपहर का समय था। आर्यन और उसके सहयोगी बाजार घूम रहे थे। जिस किसी की नजर उन पर पड़ती एक पल देखता और फिर अपने काम में लग जाता। अपने गांव में नए लोगों को देखकर कुछ लोगों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। अपने गांव में नए लोगों को देखकर बात करना तो लाजमी था, लेकिन आर्यन और उसके साथियों ने किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया और चलते चलते एक भोजनालय के पास पहुंचे और अपने घोड़े को वही बाहर बांधकर अंदर चले गए और जाकर एक टेबल पर बैठ गए। उन पांचों के बैठते ही एक वेटर वहां आया और बोला, साहब क्या लाओ आप सबके लिए। पांचों ने अपने अपने खाने के ऑर्डर दिए। उसके बाद वो वेटर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन धीरे से सबसे बोला, अब से सब अपना दूसरे का नकली नाम याद कर लो। एक बात और, अब तुम सब मुझे युवराज नहीं कहना, सिर्फ रुद्र और आसपास की बातें सुनने की कोशिश करते रहना, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चले। आर्यन की बात सुनकर सभी सहमत हो गए और आसपास की बात सुनने लगे। तभी उन सब का खाना आ गया। उन पांचों ने धीरे धीरे अपना खाना खाना शुरू किया। पांचों खाना खा ही रहे थे, तभी एक टेबल पर बैठे 3 लोगों के ग्रुप में से एक आदमी बोला, तुमने सुना है कि हमारे राज्य के युवराज का घोषणा हो गया। हाँ, सब कुछ सुना है, उसके बारे में सुना। उसका नाम आर्यन है। वो पिछले कई सालों से इस राज्य से दूर कहीं और था। दूसरा आदमी बोला, इससे हमारा क्या फायदा, हम पर तो कोई ध्यान नहीं देने वाला है। वो लुटेरे फिर आएंगे और हमें लूट के चले जाएंगे। कोई भी राजा बने या युवराज, हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा आदमी बोला। उन तीनों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन सब ने उम्मीद खो दी है कि कोई उन सब की रक्षा लुटेरों से करेगा। आर्यन ये सब सुनकर थोड़ा उदास हुआ और खुद से बोला, इन लोगों के दुख को किसी भी कीमत पर खत्म करना ही होगा। कुछ ही समय में पांचों का खाना खत्म हो गया, लेकिन उन्हें कोई काम की जानकारी नहीं मिली। बस सबके चेहरे पर उदासी दिखी। भोजनालय से निकलकर आर्यन और उसके सहयोगी अपने घोड़े के साथ धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ गए। साथ में वो सब लोगों की बात भी सुन रहे थे ताकि कोई काम की जानकारी मिल सके, लेकिन उन्हें लोगों की उदासी के अलावा कुछ नहीं मिला। उन सब की उदासी को देखकर आर्यन अपने साथियों से बोला, हमें किसी भी तरह इन लुटेरों को खत्म करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। आर्यन की बात सुनकर उसके सभी साथी ने सहमति जताई। उसके बाद कार्तिक बोला, रुद्र हमें लगता है इन सब से कुछ भी जानकारी नहीं मिलने वाली है। लगता है लोग उन लुटेरों के बारे में बात करने से भी डरते हैं। कार्तिक की बात सुनकर धनंजय बोला, तुम सही बोल रहे हो भूतेश, ये सब डरे हुए हैं। ऐसा लगता है, उनके डर को देखकर ऐसा लगता है उन लुटेरों के गुप्तचर हर गांव में है, जो गांव की सूचना उन तक पहुंचाते हैं। सही बोल रहे हो पार्थ, सभी डरे हुए हैं।
कि वो उन लुटेरों के बारे में बात करे और कहीं उन्हें पता चल गया तो उन्हें मार देंगे। आर्यन बोला। पांचों ऐसे ही बढ़ते बढ़ते गांव से बाहर निकल गए और दूसरे गांव की तरफ निकल गए। उनके रास्ते में जो दूसरा गांव था वो था पुशान। कुछ मिनट के सफर के बाद आर्यन पुशान गांव पहुंच गया। पुशान गांव में भी डर का माहौल था, लेकिन बच्चों को क्या पता कि गांव में क्या हो रहा है। वो खेल रहे थे, लेकिन वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा रहे थे। आर्यन धनंजय से बोला, पार्थ पता करो कि इस गांव के मुखिया का घर कौन सा है। आर्यन की बात सुनते ही धनंजय आगे बढ़कर एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, बाबा ये बताइए यहाँ के मुखिया का घर कौन सा है। उस बुजुर्ग आदमी ने एक पल धनंजय को देखा और बोला, क्या उनकी बेटी की शादी में आए हो, रिश्तेदार हो कोई? जी हम दूर से रिश्तेदार है, हमें मुखिया जी से मिलना है, धनंजय ने कहा। धनंजय की बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो घर देख रहे हो ना वही घर है मुखिया का। इतना बोलकर वो बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ गया और धनंजय आर्यन के पास आ गया और बोला, रुद्र वो घर है मुखिया का, आज उसके घर में कोई शादी है। धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, तो चलो उनके मेहमान बन जाते हैं और सूचना निकालते हैं। आर्यन इतना बोलकर आगे बढ़ गया, उसके साथी भी उसके साथ आगे बढ़ गए। मुखिया के घर के पास जाकर आर्यन बोला, कोई जाओ और मुखिया को बुला कर ले आओ, लेकिन अभी कुछ बताना नहीं। आर्यन की बात सुनकर विराट बोला, मैं जाता हूं और मुखिया को लेकर आता हूं। इतना बोलकर विराट वहां से आगे बढ़ गया और बाकी लोग आसपास के लोगों की बात सुनने लगे। तभी आर्यन के कानों में एक बात सुनाई दी। एक आदमी बोल रहा था, परम भाई क्या आपको लगता है वो लुटेरे इस शादी को होने देंगे? आखिर धमकी देकर गए हैं कि अगर मुखिया ने अपनी बेटी की शादी कहीं और की तो वो दूल्हे को मारकर उनकी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। उस आदमी की ये बात सुनकर आर्यन के कान खड़े हो गए और उन लोगों की बात और अच्छे से सुनने की कोशिश करने लगा। तभी परम बोला, उस लड़के की हिम्मत की प्रशंसा करनी होगी, धमकी मिलने के बाद भी शादी करने को तैयार है। आर्यन उन दोनों की बात सुन ही रहा था। तभी विराट एक 60 से 70 साल के बीच के उम्र वाले आदमी के साथ वहां आया और बोला, रुद्र ये है इस गांव के मुखिया शिवराज ठाकुर। गांव के मुखिया को अपने सामने देखकर आर्यन ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मुखिया जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मेरे साथ बगल में आएंगे? मुखिया शिवराज थोड़ा चिंतित लग रहे थे। वो बोले, ठीक है चलिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मुखिया के सहमत होते ही सभी एकांत जगह पर चले गए। उस जगह पर जाने के बाद मुखिया बोला, पहले आप सब ये बताइए कि आप लोग कौन है और हमारे गाँव में क्यों आए हैं? मुखिया की बात सुनकर धनंजय बोला, मुखिया जी ये है इस राज्य के युवराज आर्यन। आर्यन ने सबसे पहले ही बता दिया था कि वो मुखिया को अपना वास्तविक परिचय देंगे, इसलिए धनंजय ने आर्यन का वास्तविक परिचय मुखिया को दे दिया। आर्यन के परिचय सुनकर मुखिया शॉक हो गया, लेकिन कुछ पल में ही शॉक से बाहर आ गया और बोला, क्या आप सच में युवराज है या हमसे कोई मजाक कर रहे हो तुम सब? मुखिया की बात सुनकर आर्यन ने एक पल भी गवाए बिना अपने स्टोरेज से एक मोहर निकाला और मुखिया को दिखा दिया। ये वही मोहर था जो उसके पिता ने उस दिन आर्यन को दिया था जिस दिन वो अपने घर लौटा था। उस मोहर के निशान को देखकर मुखिया को विश्वास हो गया कि ये युवराज आर्यन है। विश्वास होते ही मुखिया ने आर्यन के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ युवराज? हम यहाँ लुटेरों के आतंक के कारण आए हैं और अब इस गांव में आए तो पता चला कि लुटेरों ने आपको धमकी दी है कि वो आपकी बेटी को बीच मंडप से उठा ले जाएंगे। आर्यन ने कहा, जी युवराज ये सच है, कल मेरी बेटी की शादी है और मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि डर है कहीं वो सच में आ जाए, मुखिया ने कहा। मुखिया की बात सुनकर आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी उसी से होगी जिससे आपने तय किया है। बस आपको इतना करना है कि हमें और हमारे साथियों को अपने दूर का रिश्तेदार बनाकर अपने घर ले चलिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है युवराज, आपका जो आदेश, मुखिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुखिया जी, आप मुझे युवराज आर्यन नहीं सिर्फ रुद्र कहिएगा, आर्यन ने मुखिया से कहा। क्या आर्यन मुखिया की बेटी को बचा पाएगा? एपिसोड 114। आर्यन की बात सुनकर मुखिया सहमत हो गया। उसके बाद आर्यन ने अपने साथियों को मुखिया को अपना परिचय देने के लिए बोला। सबसे परिचय होने के बाद मुखिया आर्यन और उसके साथियों को घर के अंदर ले गया। मुखिया के साथ 5 लड़कों को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो इन 5 लड़कों को नहीं जानते थे। एक आदमी बोला जो मुखिया का रिश्तेदार था, शिवराज भाई ये लड़के कौन है? आज तक यहाँ नहीं देखा। उस आदमी की बात सुनकर मुखिया बोला, अरे भाई ये सब मेरे एक पुराने दोस्त के बच्चे हैं, तुम सब मेरे उस दोस्त को नहीं जानते, वो ये लोग इधर आए थे, मुझसे मिलने आ गए। मुखिया इतना बोलकर अपनी पत्नी के पास गया, वो कुछ काम कर रही थी। मुखिया ने उसे अपने पास बुलाया। मुखिया की पत्नी मुखिया के पास आते हुए गुस्से में बोली, क्या है, कितना काम है और आप मुझे फालतू में बुला रहे हो, और ये लड़के कौन है? अपनी पत्नी की गुस्से भरी आवाज सुनकर मुखिया बोला, इधर आओ बताता हूँ कौन है ये सब, जल्दी आओ। अपनी पत्नी से इतना बोलकर मुखिया आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, देखिए मैं अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, इसलिए इसे सच बताना होगा ताकि मेरे झूठ में ये साथ दे सके।
मुखिया की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला ठीक है, लेकिन और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आर्यन ने इतना बोला ही था कि वहां मुखिया की पत्नी आ गई और बोली बताओ क्या काम है, जल्दी बोलो काम बहुत है। मुखिया की पत्नी ने इतना बोला ही था कि मुखिया अपनी को पकड़कर बगल के कमरे में ले गया जहां कोई नहीं था। उसके पीछे आर्यन और उसके साथी भी चले गए। सबके आ जाने के बाद मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर मुखिया की पत्नी बोली क्या कर रहे हो आप। दरवाजा बंद करके मुखिया अपनी पत्नी के पास आया और आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोला इनसे मिलो, ये है हमारे राज्य के युवराज युवराज आर्यन। अपने पति के जुबान से आर्यन का परिचय सुनकर मुखिया की पत्नी सन रह गई और वो उसी अवस्था में बोली क्या आप सच बोल रहे हैं, ये युवराज आर्यन है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये युवराज आर्यन है, मुखिया बोला। मुखिया से पुष्टि होने के बाद मुखिया की पत्नी आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली युवराज आप हमारे घर आए, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन आप यहाँ कैसे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुखिया ने अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता दिया। सारी सच्चाई सुनकर मुखिया की पत्नी आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली धन्यवाद युवराज यहाँ आने के लिए, लेकिन युवराज वो सब बहुत खतरनाक है। मुखिया की पत्नी की बात सुनकर आर्यन बोला आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम और हमारे साथी सब कुछ संभाल लेंगे। धन्यवाद युवराज हमारी सहायता करने के लिए, अब हमारी कुछ चिंता कम होगी, मुखिया की पत्नी बोली। मुखिया की पत्नी की बात सुनकर आर्यन बोला देखिए ये हमारा फर्ज है और बाहर जाकर एक बात आप मुझे सिर्फ रुद्र कहिएगा। मुखिया की पत्नी से बात करने के बाद आर्यन मुखिया से बोला मुखिया जी आपने कहा कि मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ, उस दोस्त का नाम तो बताइए। आर्यन की बात सुनकर मुखिया बोला कुछ समय पहले मैं घूमने गया था, वहीं पर एक दोस्त मिला था जिसका नाम था काशी, आप लोगों उसी के बेटे बनकर जाएंगे। उसका पूरा नाम काशीदास था। चलिए ठीक है अब बाहर निकलते हैं। इतना बोलकर आर्यन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, उसके साथ सभी बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद मुखिया और उसकी पत्नी काम में लग गए, वही आर्यन और उसके साथी जानकारी इकट्ठा करने में लग गए। आर्यन धनंजय से बोला पार्थ ये पता चला कि लुटेरों का सरदार कौन है जिसके आदेश पर सब कुछ हो रहा है। नहीं रुद्र, वो लुटेरे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त एक लाल निशान वाली पर्ची छोड़ जाते हैं। धनंजय बोला क्या पर्ची देखी तुमने, कैसी है वो निशान। आर्यन बोला हाँ देखी है। इतना बोलकर धनंजय ने अपने पास से एक पर्ची निकाली और आर्यन को दे दी। तभी वहां सुशर्मा आया और बोला रुद्र कुछ पता चला है क्या। आर्यन ने पूछा मुखिया की बेटी को जो अपहरण करना चाहता है वो लुटेरों के सरदार का बेटा है। सुशर्मा ने जवाब दिया क्या सरदार और उसके बेटे के नाम का पता चला। आर्यन ने पूछा नहीं रुद्र ये तो पता नहीं, क्योंकि सारे लुटेरे अपने सरदार को सरदार ही कहते हैं और उसके बेटे को छोटे सरदार। सुशर्मा बोला जांच पड़ताल करते करते रात हो गई थी। आर्यन और उसके साथी खाना खाने के बाद सोने चले गए। अगला दिन आज मुखिया के घर में काफी हलचल थी, क्योंकि आज मुखिया की बेटी की शादी था। सभी खुश से ज्यादा डर में थे, लेकिन मुखिया और उसकी पत्नी थोड़ा कम डरे हुए थे। आर्यन भी छोटे मोटे काम कर रहा था ताकि किसी को कोई शक न हो, लेकिन उसका सारा ध्यान आसपास के लोगों पर था, क्योंकि आर्यन को किसी पर भी विश्वास नहीं था। आर्यन के साथी भी सभी पर नजर गड़ाए हुए थे। धीरे धीरे समय बिता और शादी का वक्त हो गया। दूल्हा भी आ चुका था। लुटेरों के डर से ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ जो आमतौर पर शादी में होता था। सब कुछ शांति से चल रहा था। आर्यन और आर्यन के साथी सब पर अपनी नजर बनाए हुए थे। कुछ समय में दुल्हन को मंडप में लाया गया और उसके कुछ देर बाद दूल्हा भी मंडप में आ गया। दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी। मुखिया की बेटी बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन के रूप में सजने के बाद तो वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुखिया की बेटी का नाम पारो था और दूल्हे के नाम तेज। सभी शादी में मग्न थे। तभी सबको घोड़े के हिनहिनाने और टापों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सभी लोग डर गए और इधर उधर भागते हुए बोलने लगे भागो लुटेरे आ गए। पंडित भी भागने लगा। तभी तेज बोला पंडित जी आप मंत्र पढ़िए और शादी कराइए। तेज की बात सुनकर पंडित डरते डरते मंत्र पढ़ने लगा। तभी वहां लुटेरों की एक टुकड़ी आ गई। सभी लुटेरों का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उन लुटेरों में से एक लुटेरा अपने घोड़े से उतरा और बोला मुखिया तुमसे बोला था कि जिस दिन तू अपनी बेटी की शादी करेगा उसी दिन आऊंगा और दूल्हे को मारकर तेरी बेटी को ले जाऊंगा। उस लुटेरे की बात सुनकर मुखिया कुछ बोलता उससे पहले तेज बोला छोटे सरदार मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा, मैं शादी तो पारो से ही करूंगा। वो जो घोड़े से उतरा था वो था लुटेरों का छोटा सरदार। तेज की बात सुनकर छोटा सरदार बोला काफी हिम्मत है तुम में, जिससे लड़ने की हिम्मत पूरे 5 गांव में कोई नहीं करता। तू उसे लड़ने की चुनौती दे रहा है, चला देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना बोलकर छोटे सरदार ने अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर तेज ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों को तलवार निकालते देखकर मुखिया आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर आर्यन से मिली। आर्यन ने मुखिया को आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा और सब कुछ देखने लगा।
जो लोग लुटेरों के डर से छुप गए थे वो भी छुप कर तेज और छोटे सरदार को देखने लगे। तभी सभी के नजरों के सामने तेज ने छोटे सरदार पर हमला कर दिया, जिससे छोटा सरदार बड़ी आसानी से बच गया। आर्यन दोनों के शक्तियों का अनुमान लगा चुका था। उसे विश्वास था कि तेज छोटा सरदार के 2-3 हमले ही झेल पाएगा। आर्यन का ये अनुमान सच साबित हुआ और तेज 3 हमलों में ही दूर जा गिरा और दर्द से कराहने लगा। उसके बाद छोटे सरदार ने तेज पर अपना अंतिम हमला करने का सोचा और एक हमला कर दिया, जिसे देखकर पारो जोर से चिल्लाई, तेज। छोटे सरदार के हमले को तेज की तरफ जाते सब देख रहे थे। तभी वो हमला एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। ये देखकर छोटे सरदार के साथ साथ सभी गांव वाले बात करने लगे, अरे भाई ये क्या हुआ, कैसे नष्ट हो गया इस छोटे सरदार का हमला, अरे भाई किसने किया इस हमले को नष्ट। छोटे सरदार और उसके साथियों के दिमाग में भी यही चल रहा था। छोटा सरदार गुस्से में बोला, किसने किया मेरे हमले को नष्ट, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। छोटे सरदार के इतना बोलते ही सबके कानों के एक आवाज गूंजी, हिम्मत तो बहुत है, इतना कि तेरा सरदार भी यहाँ आ गया तो हम उसका सामना कर सकते हैं। ये आवाज थी आर्यन की, जो धीरे धीरे चलते हुए छोटे सरदार की तरफ आ रहा था। आर्यन को देखकर सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने छोटे सरदार के हमले को नष्ट किया है। सब की तरह इस गांव के लोगों ने भी आर्यन को कमजोर समझ लिया था, क्योंकि आर्यन की ऊर्जा शक्ति किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। वही छोटे सरदार ने आर्यन को देखते हुए गुस्से में बोला, तू कौन है? लड़के, हम कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान ले जब तक हम यहाँ हैं तू इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आर्यन ने कहा, तू कमजोर लड़का, तू अकेला मुझे रोकेगा? छोटे सरदार ने बोला। आर्यन ने साथी अभी भी साइड में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। आर्यन ने उनसे कहा था जब आवश्यकता हो तभी सामने आए, इसलिए इस वक्त ब्लैकी भी आर्यन के साथ नहीं था। धीरे धीरे चलते हुए आर्यन छोटे सरदार के सामने आ गया और बोला, हम अकेला ही तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन हाँ हम सबको एक मौका जरूर देता है। अगर तुम सब अपने हथियार नीचे रखकर अपने छूटने पर बैठ जाते हो तो हम तुम सबको माफ़ कर देंगे और जान से नहीं मारेंगे। आर्यन की बात सुनकर छोटा सरदार गुस्से में बोला, तू हमें एक मौका देगा? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, घुटने पर बैठकर क्षमा मांग ले, क्षमा कर दूंगा। क्षमा मांगे, और हम आज तक कोई ऐसा शत्रु नहीं आया मेरे सामने जिससे हम क्षमा मांगे। अगर तुम सब क्षमा नहीं मांगना चाहते तो किसका इंतजार कर रहे हो, आगे बढ़ो और हमला करो, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर छोटे सरदार का गुस्सा और भड़क गया और उसने एक शक्तिशाली मुक्का आर्यन पर चला दिया, जिसे देखकर गांव के सभी लोग घबरा गए और आर्यन के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन तभी सभी के नजरों के सामने आर्यन ने छोटे सरदार का मुक्का अपने हाथों के पकड़ लिया और एक शक्तिशाली मुक्का छोटे सरदार के सीने पर मारा। आर्यन का हमला जैसे ही छोटे सरदार के सीने पर लगा, उसके मुंह से चीख निकली और वो मंडप से दूर जा गिरा, जिसे देखकर गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन ने एक ही मुक्के में लुटेरों के छोटे सरदार को घायल कर दिया। जब बाकी लुटेरों ने देखा कि उसके छोटे सरदार घायल हो गए तो उन सब ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और आर्यन की तरफ दौड़े। तभी वहां पर आर्यन के साथी भी आ गए, सभी के हाथों में तलवार थी। आर्यन ने भी सूर्यांश को निकाल लिया था। सूर्यांश को निकालते ही आर्यन तेज गति से लुटेरों की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही कुछ लुटेरों के हाथ कटे जमीन पर गिरे हुए थे और वो लुटेरे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन लुटेरों को समझ ही नहीं आया कि कब आर्यन ने उनका हाथ काट दिया। करीब 50 लुटेरे वहां मौजूद थे, जिसमें से आधे को आर्यन ने कुछ ही मिनट में घायल कर दिया, लेकिन किसी को मारा नहीं। वही कुछ लुटेरों को धनंजय, कार्तिक, विराट और सुशर्मा ने संभाल लिया था। कुछ समय पहले जहां शादी की शहनाई बज रही थी, वहां अब लुटेरों की चीख गूंज रही थी। आर्यन लुटेरों की जान क्यों नहीं ले रहा है? आखिर क्या है आर्यन की योजना? एपिसोड 115। लुटेरों का छोटा सरदार अपने आदमियों को घायल होते देख रहा था। आर्यन में उसे अपना काल दिखने लगा था, इसलिए उसने भागने की सोची और अपने घोड़े पर चढ़कर भागने ही वाला था कि उसके सामने ब्लैकी अपने चीते वाले स्वरूप में खड़ा था। अपने सामने एक चीते को देखकर लुटेरों का छोटा सरदार डर से कांप उठा। जब गांव वालों ने चीते को देखो तो उनकी भी रूह कांप उठी। सभी आपस में बात करने लगे, अरे भाई ये चीता कैसे यहाँ आ गया? इस गांव के आसपास तो कोई चीता नहीं था। वही चीते को देखकर लुटेरों के छोटे सरदार का घोड़ा डर गया और घोड़े ने छोटे सरदार को जमीन पर गिर दिया। छोटे सरदार तो पहले से घायल था, घोड़े से गिरने की वजह से वो और ज्यादा घायल हो गया। छोटे सरदार को देखते हुए ब्लैकी बोला, कहाँ भागे जा रहे हो बरखुरदार? पहले मुझसे मुकाबला कर लो फिर चले जाना। वही दूसरी ओर आर्यन ने लगभग सभी लुटेरों को घायल कर दिया था। किसी के हाथ कटे हुए थे तो किसी के पैर। धनंजय, कार्तिक, सुशर्मा और विराट ने मिलकर मुश्किल से 10 लुटेरों को मारा होगा, लेकिन आर्यन ने किसी को नहीं मारा बल्कि सभी को अपाहिज कर दिया था। वही आर्यन के शरीर पर घाव तो नहीं थे, लेकिन वो लुटेरों के खून से नहाया हुआ था। इस वक्त कोई आर्यन को देख ले तो उसके रौद्र रूप को देखकर उनकी रूह कांप उठे। सूर्यांश भी खून से नहाया हुआ था। तभी किसी ने आर्यन पर पीछे से हमला किया, लेकिन आर्यन ने उस हमलावर के तलवार को पकड़ लिया।
जब आर्यन के साथ सभी लोगों ने हमलावर का चेहरा देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि आर्यन पर पीछे से हमला करने वाला और कोई नहीं तेज था। वो पारो का होने वाला पति था। तेज को आर्यन पर हमला करते देखकर मुखिया के साथ साथ मुखिया का पूरा परिवार भी दंग रह गया। मुखिया गुस्से में तेज से बोला, तेज तुम ये क्या कर रहे हो, अपने ही रक्षक पर हमला कर रहे हो। लेकिन तेज ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में आर्यन को देखता रहा। वही आर्यन मुस्कुराते हुआ मुखिया से बोला, मुखिया जी, ये जिसे आप अपना दामाद बनाने वाले थे ये भी इन लुटेरों का साथी है। मुझे तो इस पर उसी वक्त शक हो गया था जब ये लुटेरों के छोटे सरदार से लड़ रहा था। आर्यन की बात सुनकर सभी गांव वालों के साथ साथ आर्यन के साथी भी आश्चर्य में तेज को देख रहे थे। तभी मुखिया है रानी से बाहर आते हुए बोला, रुद्र तुम्हें कैसे पता कि ये लुटेरों के साथ मिला है। मुखिया की बात सुनकर सभी आर्यन के जवाब का इंतजार करने लगे। सभी के नजरों में सवाल को देखकर आर्यन मुस्कुराते हुआ बोला, जब ये और लुटेरों का छोटा सरदार लड़ रहा था तब मैंने देखा कि छोटा सरदार इस पर कोई खतरनाक हमला नहीं कर रहा है, फिर भी ये घायल हो रहा है। और जब आखिरी हमला छोटे सरदार ने किया तो मुझे विश्वास हो गया कि दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि वो जो आखिरी हमला था उससे कोई भी इंसान केवल कुछ घंटों के लिए मरनासन अवस्था में रहता है, जिसमें लोगों को लगता है कि इंसान मर चुका है, लेकिन कुछ घंटे बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। आर्यन की बात सुनकर मुखिया के परिवार वाले, आर्यन के साथी और गांव वाले सभी हैरान थे और वो गुस्से में तेज को देखे जा रहे थे। तभी मुखिया की बेटी पारो वहां आई और तेज को अपनी तरफ खींची और आंखों में आंसू लिए गुस्से में बोली, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे लगा कि तुम हिम्मत वाले हो, इसलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुए हो और तुम्हारी उसी हिम्मत को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुमने सिर्फ प्यार का दिखावा किया। इतना बोलकर पारो ने तेज को 3-4 थप्पड़ लगा दिए। वहीं दूसरी ओर छोटा सरदार अब भी ब्लैकी के डर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था। छोटे सरदार को डरते देखकर ब्लैकी बोला, कैसे लुटेरो हो तुम, एक तिलिस्मी जानवर से डर रहे हो? देखो तुम हमला नहीं करोगे तो मैं हमला करूंगा। इतना बोलकर ब्लैकी ने एक दाहड़ लगाई जिससे उससे मुंह से ऊर्जा निकली और जब तक छोटा सरदार बचने की कोशिश करता वो उससे टकरा गया और उड़ते हुए आर्यन के पास जाकर गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद ब्लैकी फिर से एक छोटे बिल्ले में बदल गया और आर्यन के पास आ गया। छोटी सरदार को अपने सामने बेहोश देखकर आर्यन ब्लैकी से बोला, लगता है तुम्हें मजा नहीं आया। खाक मजा, ये तो बहुत डरपोक निकला और मेरे एक ही हमले से बेहोश हो गया, ब्लैकी ने कहा। आर्यन और ब्लैकी की बात सुनकर गांव वाले समझ गए कि ये बिल्ला ही कुछ समय पहले एक चीता था। ब्लैकी से बात करने के बाद तेज आर्यन की तरफ मुड़ा जिसे आर्यन के साथियों ने पकड़ रखा था। सभी लुटेरे दर्द के मारे बेहोश हो गए थे। आर्यन तेज से बोला, तो बोलिए दूल्हे राजा, आखिर आप लोगों की योजना क्या था? आर्यन की बात सुनकर तेज बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। अगर हमारे सरदार को पता चल गया न कि तुम्हें उनके लोगों का क्या हाल किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तेज ने इतना बोला ही था कि विराट ने एक शक्तिशाली मुक्का तेज के पेट में मार दिया, जिसके कारण वो चीख पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। विराट के मारने के बाद सुशर्मा गुस्से में तेज से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे? अगर तुमने सारी जानकारी हमें नहीं बताया तो पहले हम तुम्हारा एक अंगूठा काटेंगे, अगर फिर भी तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हारी एक और अंगुली काटेंगे। ऐसे ही जब तक तुम नहीं बताओगे तुम्हारे एक एक अंग काटते रहूंगा, कार्तिक बोला। इतना डराने के बाद भी तेज कुछ नहीं बोला। तब आर्यन को गुस्सा आया और उसने गुस्से बोला, इसे लग रहा है कि हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, एक काम करो, काट दो इसकी अंगुली। आर्यन के इतना कहते ही सुशर्मा ने अपने पास से एक खंजर निकाला और तेज के बाएं हाथ का अंगूठा काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखकर तेज चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, नहीं तो मेरे सरदार तुम सब के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। तेज की बात सुनकर गांव वाले डर गए। वही आर्यन और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। उनको हंसते हुए देखकर तेज गुस्से में बोला, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम जानते नहीं कि हमारे सरदार नरक शक्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा है। तेज की बात सुनकर आर्यन के साथी आर्यन को देखने लगे। अपने साथियों के आंखों में चिंता देखकर आर्यन बोला, तो हम क्या करें, आने दो, उसे भी देख लेंगे कि तुम्हारा सरदार कितना शक्तिशाली है। और यही खानदान की बात तो मेरे पिताजी स्वर्ग शक्ति क्षेत्र के योद्धा है। आर्यन की बात सुनकर तेज डर गया और बोला, आखिर हो कौन तुम सब? इस गांव के तो नहीं लगते, कहां से आए हो तुम सब? तेज की डर भारी आवाज सुनकर आर्यन बोला, हम कहां से आए हैं ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान ले हम तुम्हारे काल है। तेज से इतना बोलकर आर्यन सुशर्मा की तरफ देखते हुए बोला, सुशर्मा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अंगुली काटो इसका जल्दी से। आर्यन की बात सुनकर तेज डर और छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन छूट नहीं पाया और सुशर्मा ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसका अंगूठा काट दिया। अंगूठा कटते ही खून की एक तेज धारा छूट पड़ी और तेज जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर आर्यन बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम सबकी योजना क्या है और तुम्हारे सरदार का नाम क्या है? अगर नहीं बताया तो इस बार 2 उंगली कटेगी। आर्यन की बात सुनकर तेज डरते हुए बोला, बताता हूँ, हमारे सरदार की योजना क्या है।
ये मुझे नहीं मालूम, बस हमें ये करने के लिए कहा गया था। और तुम्हारे सरदार का नाम क्या है? धनंजय गुस्से में बोला, हमारे सरदार हस्ती गांव के मुखिया है, और ये जो बेहोश पड़ा है वो हस्ती गांव के मुखिया का बेटा है, शमशेर तेज ने कहा। तेज की बात सुनकर आर्यन ने अपने पास बेहोश पड़े छोटे सरदार का नकाब हटाया और गांव वालों से बोला, क्या ये हस्ती गांव के मुखिया का बेटा है? छोटे सरदार का चेहरा देखते ही गांव के ज्यादातर आदमियों ने शमशेर को पहचान लिया। मुखिया आर्यन से बोला, हाँ ये वही है, हस्ती गांव के मुखिया शेर सिंह का बेटा शमशेर सिंह। मुखिया से पुष्टि होने के बाद आर्यन ने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, इसके साथियों को मार दो और हस्ती गांव की सीमा पर भेज दो, सिर्फ इस शमशेर को छोड़ देना। आर्यन का आदेश मिलते ही आर्यन के साथियों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक एक करके सभी लुटेरों की जान ले ली। इस क्रूर मंजर को देखकर गांव वालों की रूह कांप उठी। गांव का एक बुजुर्ग मुखिया के पास आया और बोला, मुखिया जी ये लड़के कौन है जिन्हें मौत का डर नहीं है? अगर इस नरसंहार की खबर राजधानी पहुंच गई तब क्या होगा? उस बुजुर्ग की बात सुनकर मुखिया धीरे से बोला, आप चिंता मत कीजिए चाचा, इन लोगों को महाराज हर्ष ने ही भेजा है इस लुटेरों को निपटाने के लिए। मुखिया की बात सुनकर वो बुजुर्ग आश्चर्य में आर्यन और उसके साथियों को देखने लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन सब को महाराज हर्ष ने भेजा है। वो बुजुर्ग एक बार आर्यन को देखता फिर मुखिया को। बुजुर्ग को आश्चर्य में देखकर मुखिया बोला, चाचा अब कुछ मत बोलिएगा और न ही किसी को बताइएंगे। मुखिया की बात सुनकर बुजुर्ग सहमत हो गए। वही आर्यन के साथियों ने मरे हुए लुटेरों के शरीर को एक बैलगाड़ी में रखकर उसे हस्ती गांव की तरफ भेज दिया। धीरे धीरे पुशान गांव की घटना आसपास के सभी गांव में फैल गई। हस्ती गांव को छोड़कर आसपास के 5 गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि आज पहली बार किसी ने लुटेरों को हराया था। वही हस्ती गांव में जैसे ही लुटेरों की लाशें पहुंची पूरे गांव में मातम छा गया। पूरा गांव मुखिया के घर के बाहर खड़ा था, जोर जोर से चिल्लाकर मुखिया को बाहर बुला रहा था। जब मुखिया शेर सिंह ने अपने घर के बाहर शोर सुना तो वो गुस्से में बाहर आया और कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र लाशों के लदी बैलगाड़ी देखी, जिसे देखकर वो सन रह गया। मुखिया ने अपने आदमियों को पहचान लिया था और बोला, ये तो हमारे आदमी है जो मेरे बेटे के साथ पुशान गांव के मुखिया की बेटी को लाने गए थे। मुखिया इतना बोलकर गाड़ी के पास गया और उन लाशों में से अपने बेटे को ढूंढने लगा। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, मुखिया जी इसमें आपका बेटा नहीं है, वो पुशान गांव में बंदी है। ये लीजिए चिट्ठी जिसमें लिखा है कि जल्दी से जल्दी पुशान गांव पहुंचो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का भी यही हाल होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुखिया ने चिट्ठी ले ली और पढ़ने लगा। तभी एक बुजुर्ग औरत वहां आए और बोली, मुखिया हमने तुम पर भरोसा करके अपना बेटा तुम्हें सौंपा था और तुमने कहा था कि गांव का हर एक बच्चा उनका अपना बेटा है, वो किसी को कुछ नहीं होने देगा। फिर ये क्या है मुखिया, हमारा बेटा मारा गया सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह से। तुमने पूरे गांव को लुटेरा बना दिया। ये सब बोलते वक्त वो औरत रो रही थी। उस औरत की बात सुनकर मुखिया गुस्से में बोला, मेरे बेटे की भी जान खतरे में है और जब लूट का माल आता था तब तो नहीं रोका तुम सब ने, सारा माल खुशी खुशी रखते थे और आज दोष हम पर लगा रहे हो। अब क्या फैसला लेगा मुखिया शेर सिंह? क्या वो अपने बेटे के बचाने जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन।